बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाजरीन, आज भी जो हैं वो सियासी एतबार से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर हम बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमास और इसराइल के दरमियान, यानी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक बार फिर खून-रेज़ी शुरू हो गई है और हफ़्ते की सुबह से वहाँ पर हमले हुए हैं, झड़पें हुई हैं और बहुत शदीद किस्म की झड़पें बताई जा रही हैं। हमास की जानिब से ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदर की तरफ से हमले किए गए हैं इसराइल पर, और बाज़ वीडियोज़ के ज़रिए भी ये मालूमात आ रही हैं, इत्तलात आ रही हैं कि जो आम शहरी हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस हमले में 40 सहूनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस हमले में या जवाबी हमले में जाँ बहक हुए हैं और बेशुमार ज़ख्मी हैं। तकरीबन 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं, और ये बताया गया कि अलसुबह हमास की जानिब से तकरीबन 5000 रॉकेट फ़लस्तीनी जो इलाके हैं उनकी जानिब से इसराइली इलाकों में फ़ायर किए गए, दागे गए। और हमने ये भी देखा कि फ़ौरी तौर पर बहुत सारी इमारतें जो हैं वो उसकी लपेट में आईं, गाड़ियों को आग लग गई, बहुत शदीद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब जो जवाबी हमले हैं इसराइल की तरफ से वो भी शुरू कर दिए गए हैं, एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया ये देख रही थी कि इसराइल और जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं उनमें क़ुर्बतें बढ़ रही हैं। ऐसे में इन हमलों का होना यकीनी तौर पे एक तशवीशनाक सूरत हाल है, और ख़ासकर जो इंसानी जानों का ज़िया है उस पर दुनिया भर से अब मज़म्मती जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। एक जानिब ये है मामला, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि शायद इंतखाबात का जो माहौल है वो बनने जा रहा है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जिन पर सख्ती आई थी 12 अक्टूबर को, अब उन पर बज़ाहिर नरमी आने वाली है 21 अक्टूबर को। यानी 12 अक्टूबर 1999 के बाद अब 21 अक्टूबर 2023 में हम शामिल हो रहे हैं, हम दाखिल हो रहे हैं। तो 23 अक्टूबर को जब वो वापस आएंगे, कैसा माहौल होगा, किस तरह से जो है वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और क्या दीगर जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, इस तमाम सूरत हाल पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अहम तरीन जो मामला है वो है मुल्की मईशत का, और बहुत से सियासतदान ये समझते हैं कि जो मुल्की मईशत है पहले वो ठीक होनी चाहिए, बाद में इंतखाब हो। जबकि जो दीगर सियासी रहनुमा हैं उनके नज़दीक बात यह है कि जी पहले जो है वो इंतखाब होना चाहिए, इंतखाब होगा तो हुकूमत इलेक्ट होगी और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इस मईशत को वापस ट्रैक पर ला सकती है। ये मईशत जो कि इस वक्त दिगरगूं है, कैसे ट्रैक पर आएगी, इसी पर हम बात करेंगे सबसे पहले, और सियासी उमूर पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब। खुशामदीद डॉक्टर साहब, आपको करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि जो मैंने बात की कि सियासतदान बाज़ ये समझते हैं कि जी पहले मईशत ठीक हो बाद में इंतखाब हो, लेकिन जो दीगर सियासतदान हैं या सियासी जमातें वो समझती हैं कि नहीं, पहले इंतखाब होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो मईशत ट्रैक पर आ गई। आप इस पर जो है वो क्या अपनी माहिराना राय देंगे? So सलमान, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए सलमान, लेट्स टेक इट कि ये हैंड इन हैंड चलनी है चीज़। पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसको चलाना है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी हम जिस सेटअप में हैं, अगर मैं उसको लीगली देखूं तो वो एक केयर टेकर सेटअप है, आइन के मुताबिक है। थोड़ा सा एक्सटेंशन है ज़रूर। इस वक्त जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने ही तय किया था कि नए सेंसस के थ्रू होंगे, उसमें कुछ टाइम पीरियड दरकार है। सो लेट्स स्टे विद इन द एम्बिट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें अब ये हो रहा है कि जो पीडीएम की जमातें एम्पावरमेंट कर गई थी केयर टेकर सेटअप की, और उस वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नया किया था जिसको आप इन्वेस्टमेंट काउंसिल कहते हैं, SIFC का नाम दिया था, फैसिलिटेशन काउंसिल कहते हैं, ये कुछ इकदामात उठा रही है। वो इकदामात जो इमरजेंसी की बुनियाद पर हैं, जो शॉर्ट लिव्ड हैं, वो भी उठाए जा रहे हैं। कुछ दूर काम भी करने की कोशिश की जा रही है। वो एम्पावरमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनली दी गई थी कि आप प्राइवेटाइजेशन पे, इंटर गवर्नमेंटल कामों पे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेइंग विद इन द एम्बिट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पीछे करती चली गई हैं। तो आई थिंक ये तनाजुल है। ये स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, होर्डिंग ऑफ डॉलर्स बहुत ज्यादा हो रही थी, एक थर्ड मार्केट क्रिएट हुई थी। ये तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं। आप यकीन कीजिए सलमान, इसमें तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई दो आरा हो नहीं सकती कि क्या एक तीसरी मार्केट इलिसिट इलीगल काम कर रही थी, उस पर क्रैकडाउन किया गया। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, मैं 2010 से गुजारिश कर रहा हूं कि ये बहुत डेट्रीमेंटल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी पनपती है इसकी वजह से, पाकिस्तान इसकी वजह से होते हैं, रुपए पे प्रेशर आता है, इस वजह से हम डॉलर सप्लाई करते हैं, वो चीजें सिंथेटिक
स्त्रियां, ये जो सारी टायर एंड ट्यूब्स हैं, ये हमारी एसएमईज को एक प्रेशर डालते हैं। क्यों? इसलिए प्रेशर डालते हैं कि वो काम तो आप टैक्सेशन के बगैर करवा रही हैं सारा एटीटी का, और वही स्त्री जो है पाकिस्तान में बन रही है जब, तो उस पर पूरी टैक्सेशन है। हमने अच्छा काम किया है, हमने 3 एसआरओ इशू किए। अभी अभी मैं आपको आपकी प्रोग्राम की वसादत से एक नई चीज बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक SRO 1401 इशू हुआ है, मैंने अभी उस पर ट्वीट भी किया, और उसमें हमने ये कहा है एज अ गवर्नमेंट कि पाकिस्तान जो है, अब ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गुड्स हैं उसमें से 25% जो हैं उनकी स्क्रूटनी करेगा, और जो 10% है उनको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से गुजारेगा। और अगर कोई ऐसे गुड्स पाए गए जो कि हमने बैन किए हैं, बैन किस तरह किए हैं, 1397 एक SRO इशू किया है, गवर्नमेंट तो विद इन इट्स राइट है ये काम करने को, ये गवर्नमेंट मशीन का काम है और गवर्नमेंट मशीनरी ही कर रही है ये काम। तो हमने बैन कर दिया उन चीजों को जो कि अफगानिस्तान में कोई यूज नहीं है, बट वो इलीगल चैनल से वापस पाकिस्तान आ रहा है। सिंथेटिक फाइबर की बात कर लें, चाय की बात कर लें, इतनी बड़ी क्वांटिटी की। सो आई थिंक ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने थे, दे आर ऑन द राइट ट्रैक, लेने चाहिए थे, बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। अब ठीक। अच्छा, मैं एक बात की तरफ और ज़रा निशानदेही करना चाहूँगा। आपके नज़दीक ये कितनी तशवीशनाक है कि जो मलिक बोस्तान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं ये मतलब ज़ाहिर एक ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे सामने रखी है, कि जी ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस अफराद और बैंक्स के दरमियान गठजोड़ जो है वो बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा है कि डॉलर की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बैंकों के लॉकर्स में रखी गई, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स, उनके अमले जो हैं वो इन जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं इनके साथ मिल के, यानी गठजोड़ करके ये इस तरह के काम कर रहे थे जिससे ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और डॉलर जो है वो ज़ाहिर है फिर मार्केट में दस्तयाब नहीं था, और उसी की वजह से ज़ाहिर है फिर हम इसको जो भी कह लें कि जी सट्टेबाजी कह लें, और उससे डॉलर के रेट पे फ़र्क पड़ा था। ये आपके लिए तशवीशनाक है बात? देखिए, मेरे लिए तो बहुत तशवीशनाक है ये बात कि एक सेंटिमेंट ये था कि रुपया एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इज बैड, real estate even as a store of value had lost its luster, gold was not glittering, and the only thing that was catching the eye was कि मैं डॉलर खरीद लूं, because डॉलर 160 से शुरू हुआ और 340 पे चला गया। सो इतना बड़ा गैप आ गया और इतना बड़ा डेली के बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा था कि स्टॉक मार्केट भी पीछे रह गई। और ये जो जिसको आप कहेंगे स्पेकुलेशन इज पार्ट ऑफ द मार्केट, ये कोई बुरी चीज नहीं है। तो ठीक है, लेकिन हवाला हुंडी में अगर मुलव्विस हों, बैंक्स के लोग अगर खुद हवाला हुंडी में मुलव्विस हों, मुझे नहीं पता, मैं तो इस खबर को यानी कि बुनियाद बना के कह रहा हूँ, ये तो फिर रियासत का काम है कि ये इसको पता लगाए कि ये क्या मामला चल रहे थे, जिसकी निशानदेही कर कौन रहा है, जो कि जाहिर सी बात है कि जो एक्सचेंज कंपनीज की एसोसिएशन है उसके सरबराह कर रहे हैं मलिक बोस्तान साहब। देखिए ना, वो तो इस वक्त इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त एक एस्टैब्लिशमेंट जो है रिट ऑफ द स्टेट को एग्जर्ट कर रही है। सो एक सेंटिमेंट तब्दील हो गया। आज मुझे एनेक्डोटल एविडेंस एक देता हूँ। एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं $100 बेचने गया और लेने वाला नहीं था मार्केट में कोई, और उनको वो 276 रुपीज पे बेचना पड़े, विच इज मच बिलो द इंटरबैंक मार्केट ऑल्सो। सो एक सेंटिमेंट इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया है, और वो सेंटिमेंट पहले ये था कि डॉलर बेचने वाला कोई नहीं था, अब खरीदने वाला कोई नहीं है। और ये सेंटिमेंट जो था ये ओवरऑल बिकॉज सारे प्लेयर्स वन डायरेक्शन में पुल कर रहे थे, वो चाहे बैंक्स हो, चाहे बैंक के एहलकार हो, एक्सचेंज कंपनीज हो, इन्वेस्टर हो, हर कोई यही सोच रहा था। जो एक्सपोर्टर है वो ये सोच रहा था कि मैं अपने डॉलर बाहर होल्ड कर लूं, कल भेजूंगा तो 320 के बजाय 330 मिलेगा। रिमिटर भी यही सोच रहा था, इंपोर्टर आज बुक कर रहा था। ये पूरा जो सेंटिमेंट था वो तब्दील हो गया। मैंने थोड़े दिन पहले किसी को कहा कि 21% तुम्हें बैंक के मुनाफे पे मिल रहा है इस वक्त। अगर आप किसी अपने अकाउंट में सेविंग्स में रखें, कोई इतनी अकल भी ना लड़ाएं, तो मेरा ख्याल 12 माह बाद हर माह प्रॉफिट मिलेगा, परसेंट सिर्फ टैक्स, कोई खरीदने वाला नहीं था आज। लेकिन और जब इसका दूसरा इफेक्ट भी तो है ना, इसका दूसरा इफेक्ट भी है कि जिन लोगों ने बैंकों से घर जो हैं वो मोर्गेज किए हुए हैं, या जो उन्होंने गाड़ियां जो हैं वो ली हुई हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, तो उनको भी तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना। जरूर। देखिए, उसका ताल्लुक भी इन चीजों से है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि आपकी रुपए की कीमत वीक हो रही थी, तो पेट्रोल भी बढ़ रहा था, डीजल भी बढ़ रहा था। आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो पॉलिसी रेट है जिसके बाद आप बैंक को कुछ पैसे दे के गाड़ी लीज करते हैं, वो बढ़ाना पड़ा। अब आप इंशाल्लाह ये देखेंगे, चलें कोई अच्छी न्यूज भी लोगों को देनी चाहिए आपके प्रोग्राम की वसातत से।
अरब लाइट $95 बैरल पे ट्रेड हो रहा था, ब्रेंट भी $95 बैरल पे ट्रेड हो रहा था, ऑयल की बात कर रहा हूं। इस वक्त वो $84 बैरल, $11 इंटरनेशनल कीमत टूट गई है पिछले 1.5-2 हफ्ते में इंटरनेशनल। आपके रुपए को 8.5% तक मिली है इंटरबैंक में। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप देखेंगे हम एंड ऑफ 16 बल्कि मिड ऑफ मंथ जब जाके चेंज करेंगे अपनी पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस एंड केरोसिन प्राइसेस, सब्सटैंशियली पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, रिलीफ उम्मीद कर सकते हैं और साहब कि इसमें ज़ाहिर कमी हो, कहा तो ये जा रहा है कि 38 रुपए तक कम हो सकता है पेट्रोल की जो प्राइस है वो। लेकिन सर एक मसला है ना कि पेट्रोल की जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो जो ग़िज़ाई अशिया हैं या जो दीगर अशिया हैं उसमें लॉजिस्टिक्स की बुनियाद बना के उसकी कीमतें, किराए वगैरह ये सब कुछ बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब इतने ड्रास्टिक एक चेंज आती कम होती हैं तो आपको लगता है कि उसी हिसाब से कमी भी होगी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में? तो देखिए कुछ तो इस वक्त जो स्मगलिंग और होर्डिंग पे रुकावट हुई तो चीनी 200 रुपए पे चली गई थी, वापस 160 पे आई। मुझे पता चला है कि किया ने अपनी कीमतें 5 लाख रुपए तक कम कर दी हैं। So, सलमान कैन गो एंड बाय किया इफ यू वांट, उसकी कीमत जो है वो 5। आई होप कि अदर्स विल फॉलो सूट। सो ये तो एक ट्रेंड है। थोड़ी सी आई थिंक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है अब टूटना चाहिए। थोड़ी सी सप्लाईज अल्लाह करे कि राइस और कॉटन तो जरूर बेहतर आ रही है, बाकी क्रॉप्स भी आई होप के बेहतर आए। मैंने अभी पूरी तरह जायजा नहीं लिया, पर सलमान मैं इससे एक गुजारिश आगे और करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इस पे बहुत कहेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की मैंने सिर्फ बात किया। देखिए इसमें दो आरा नहीं है कि हमने कुछ पॉलिसी एक्शंस, अब मैंने आपके जो सामने SROs 3 रखे हैं वो लेने शुरू किए हैं। ये हमें अपने पॉलिसी एक्शंस लेने हैं, हमने अपना एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर ठीक करना है, हमने अपने FPR को इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकाल के डायरेक्ट टैक्सेशन पे ले जाना है। ये सब काम हमने करने हैं, इससे कोई दो आरा नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है कि ये तीनों चीजें अब सिंक होनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुरू किया, पॉलिसी हमने कुछ आपके सामने रखी, स्ट्रक्चरल अभी जाके चाहे वो टैरिफ लाइंस को ठीक करना है। एक्सपोर्ट इज द ओनली वे टू इंश्योर कि पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी एक्सटर्नल फ्रंट पे बने। डायरेक्ट टैक्सेशन इज द ओनली वे टू गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सलमान मैं 870 अरब रुपया PDL में कनेक्ट करूंगा 60 रुपए लगाकर डीजल और पेट्रोल पर। अगर मेरे पास डायरेक्ट टैक्सेशन में ये पैसे आ रहे हों तो ये 60 रुपए लगाने के लिए आई कैन कन्विंस द IMF एंड से कि जी देखिए मैं 860 अरब रिटेलर से, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से और जो हमारी प्रॉपर्टी है इमूवेबल उससे लेने को तैयार हूं, तो ये मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। 18% GST मुझे बिजली पे नहीं लगाना पड़ेगा। सो देखिए ये सारी चीजें सिंक होनी है। सॉरी मैं इंटरप्ट, एक मसला जो आता है सबसे बड़ा वो ये कि वो तमाम टैक्सेस जो कि मिसाल इनकम टैक्स है, ठीक है, हम जैसे जो सैलरीड पर्सनस हैं जब भी हमारी तनख्वाह आएगी वो तो हमें पता है टैक्स कट के ही आना है। जब आप लोगों को ऑप्शन देते हैं कि जी आपने महीने के बाद या साल बाद या 6 महीने बाद आपने टैक्स देना है, वैसे बाय द वे बाज़ ममालिक में तो आपने रोजाना की बुनियाद पे वो जो सिस्टम से आपकी कनेक्टिविटी होती है, आप नॉर्वे की बात कर लें, आप दीगर जो यूरोपियन मुल्क हैं वहां पर तो रोजाना की बुनियाद पे आपको अपडेट करना है कि जी आज की सेल्स क्या है आपकी, वो आपको बतानी पड़ती है। तो वहां पर तो टैक्स चोरी का मसला ही नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं ना मौका देंगे तो फिर वहां पर वो खुद FBR से मुंसलिक लोग जो कि पार्ट टाइम में ये काम कर रहे होते हैं वो आपसे 5,000 10,000 रुपए जो हैं वो चार्ज करते हैं और कहते हैं हम आपको तरीका बताते हैं कि टैक्स आपने बचाना कैसे, किस तरह से आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है ना वो घपला करना है। तो सवाल सर यहाँ पर यह है कि जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो तो मजबूर हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ 19 लाख अफराद जो हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और शायद मेरे ख्याल है पिछली अगर हम उससे कंपेयर करें तो शायद 25,000 अफराद का इजाफा हुआ है। दुरुस्त। सो देखिए ना, अब ये बात तो कलीदी है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से आगे बढ़ के जो पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि डिजिटाइजेशन से टैक्सेशन होगी, कनेक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि कौन कितना ट्रैवल कर रहा है, कितनी बाइंग कर रहा है, उसका क्या टैक्स होना चाहिए। ये 3 जो एरियाज आउट ऑफ टैक्स नेट हैं इनको टैक्स नेट में लाना है। हमने जो अंडर टैक्स्ड एरियाज हैं जहां जहां हमारी टैक्स कलेक्शन उस हद तक नहीं है जो होनी चाहिए, जो पॉलिसी एंड वोग है, उसको पूरा करना है। ये डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, फेसलेस FPR, ये तो सारा अगला 5 साला मंसूबा है जो हमें बनाना है। पर इसके लिए मैं फिर गुजारिश करूंगा इनकमिंग गवर्नमेंट से कि FPR के जो हजरात या खवातीन आप लगाना चाहते हैं टॉप पे, एक टीम बनाइए, उनके साथ ये तय कीजिए कि 8.5% ऑफ GDP टैक्स टू GDP FPR का नॉन एक्सेप्टेबल है। मेजर्स तय कीजिए, पॉलिसीज तय कीजिए, स्ट्रक्चरल तब्दीलियां तय कीजिए,
फिर लेट देम रन विद इट फॉर 3 years। 6-6, 7-7, 3-3, 4-4 सालों में एफबीआर के हेड्स बदलना भी कोई अच्छी चीज नहीं है। आई नो कि हम एफबीआर पे जंप करके उनको बुरा भला कहते हैं, मैंने बहुत सर्व किया है क्लोजली उन लोगों के साथ। देर आर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर, बट ये जो लोग हैं ये समझते जरूर हैं काम को। नाउ लेट्स सेट, देखिए ना, आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उनके साथ सेट करें, 3 साल के लिए इनकम्बेंट को लाएं, उसको कहें कि वो टीम बनाए एंड लेट हिम और हर देन रन विद इट। ये सादा तरीका है काम करने का। इसी तरह ऑटोमेशन के टारगेट्स खुद सेट करें, थोड़ी देर के लिए आउटसोर्स मत करें इसे टू दी मल्टीलैटरल्स, ये भी छोड़ दें चीज। अपनी सलाहियत खुद बिल्ट इन करें कि ये चीज हमने ठीक करनी है। ये डॉक्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे रिसर्च करवाएं। आप देखेंगे कि ये पैसे कलेक्ट हो जाएंगे पाकिस्तान से। आज जो टैक्स इन वोग है वो 12,000 अरब रुपए की कलेक्शन कर सकता है, नॉट 9,400, और इसका मतलब है कि आपका खसारा भी कम होगा और उतनी ही बोरोइंग कम होगी। ये पाकिस्तान का जी जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो अभी एक तजवीज़ आई थी, मेरे ख्याल है शायद आलमी बैंक की तरफ से आई थी कि जी 50,000 जो कमा रहा है उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए और जो 5 लाख कमा रहा है उस पर आप 35% टैक्स लगाएं। ये जस्टिफाइड है? मैं आपके सामने एक चीज रखूं कि चूंकि इस पे बहुत बात हुई तो मैंने जाकर उस रिपोर्ट को फिर मतलब गौर से उसका जायजा लिया। ये एक बात जरूर उस रिपोर्ट में कही गई है कि जो थ्रेशोल्ड है वो आप कम कीजिए, पर उस रिपोर्ट में ऐसी बहुत सी और बातें हैं जिनका हम जिक्र जो है अगर करें तो फिर कॉम्प्रिहेंसिवली बात होगी। उसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बताया हमें कि 2200 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशंस यानी कि मराहत हैं, आप उसको कम कीजिए। पहले उससे आगाज करते हैं ना, अभी इनकम टैक्स वालों को छोड़िए, जो मराहत मैंने दी हुई हैं उन एग्जेम्पशंस को। और ये वर्ल्ड बैंक को कहां से पता चला? हमने लिखा है अपने, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे फाइनेंस की, हमने खुद लिखा है कि 2200 अरब की हमने दी है। दिस इज पाकिस्तान टैक्स एक्सपेंडिचर। ये नंबर 1 सजेशन है उनकी प्रायोरिटी पे। ठीक, अब फिर उन्होंने कहा कि रिटेलर्स पे टैक्स लगाइए, रिटेलर्स पे टैक्स बढ़िए आगे। आपने 100 रुपया लगाया था 2022 में, इससे 2 दफा पहले मैं टेबल पे मौजूद था, हम 2 दफा लगाया, उसके बाद रिटेलिएशन आती है, हम विड्रॉ कर जाते हैं। ये भी उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाइए, फिर उन्होंने कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी की एग्जेम्पशंस उठाइए, फिर उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को रिफाइन कीजिए और 12.5 एकड़ की जो टैक्स एग्जेम्पशन है थ्रेशोल्ड की, उससे भी आगे बढ़िए। अब मैंने आपको इतनी और प्रॉपर्टी पे भी इसी तरह उन्होंने बात की है। इसी जुमरे में उसने ये भी कहा है कि ये 6 लाख को भी सोच लीजिए। मैं बाकी सब चीजों से एग्री करता हूं सलमान, I have been saying the same thing for the past 2 years, but चूंकि अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है तो सलमान ने उसको तो कोट जरूर किया है। मेरे आर्टिकल द न्यूज और डॉन में पढ़ेंगे तो यही बातें। पर मैं इस चीज से एक मसला आता है, एक और इशू फिर आता है ना, जब टैक्सेस आप लगाते हैं, जब आप लोगों को लेकर आते हैं ना, वो शिकंजा कसते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो ये होता है कि लोग कारोबार में कमी हो जाती है। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, आप जो है वो CVT लगाते हैं या उसमें इजाफा करते हैं, तो होता क्या है कि जहां पर जिन आप अगर DHA की बात कर लें, वहां पर रोजाना अगर 15-20 जो है वो ट्रांसफर्स होती थी, तो वहां जाओ तो वहां पर साई साई कर रहे हैं दफ्तर, दिन में एक ही जो है वो ट्रांसफर हो रही है, यानी कि फिर काम जो है वो रुक जाता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उन लोगों पे जो ज़ाहिर है इससे मुंसलिक हैं, छोटे छोटे डीलर्स हैं, उनको भी ज़ाहिर है इफेक्ट होता है। तो ये एक इशू आ जाता है। चलो सब एक जाने मैं सिर्फ चाहूंगा कि क्विकली अगर आप थोड़े से निशानदेही कर दें कि ये कहा जा रहा है जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो प्लेज हुआ था अमाउंट वो 10.9 बिलियन था, ठीक है, 10.9 अरब। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी जो, यानी कि ये भी एक रिपोर्ट है डेली जंग की, उसमें कहा जा रहा है कि 3.4 अरब डॉलर ही मिल पाएंगे और उसका रीज़न ये है कि जी जो दीगर मामलात हैं, मिसाल के तौर पे जो अजनास की सूरत में फाइनेंसिंग है, तेल की सहूलत है, जैसे सऊदी अरब से हमें मिल जाती है डेफर्ड पेमेंट जिसे हम कहते हैं, और पहले से जो हासिल शुदा रकूम है उसको जो रोल ओवर किया जाता है, इसमें हमें मिल जाएगा। तो इससे आपको लगता है कि फिर आने वाले दिनों में इस गैप को फिल करने के लिए कोई सुपर टैक्स जैसी कोई चीज़ जो है वो लग सकती है जैसे माजी में लगी थी? आई थिंक ये मेहताब की शायद थी, आई थिंक मेहताब ने मुझसे शेयर भी की थी। जी। मैं अब आपको ये आपने बहुत ही सलमान अच्छा पॉइंट उठाया है, इस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए और आपने ये कहा कि हम जो रुपए की कदर है उसको थर्ड मार्केट के हवाले नहीं करेंगे, हम फुली एग्री करते हैं। बट दूसरी ये तरफ है कि एक लिक्विडिटी है जो इंटर बैंक मार्केट में है।
सो अब हम उसकी बात करें सलमान, वो क्या है? जनीवा के प्लेजेस, वर्ल्ड बैंक की मनीज, एडीबी की मनीज, प्रोग्राम लोन्स, कमर्शियल फाइनेंसिंग, बायलैटरल लोन्स, रोल ओवर्स विद द कंट्रीज, पाकिस्तान का जो बॉन्ड फ्लोट होना है, ये सारे काम करने जरूरी हैं सलमान, ताकि 24 अरब डॉलर जो इस साल हमें अपने डेट को फाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल सेक्टर पे चाहिए, प्लस कुछ पैसे करंट अकाउंट के 4-5 अरब डॉलर, वो पूरे किए जा सकें। कहा यह जा रहा है उस रिपोर्ट में कि 9 अरब डॉलर में से हम 3 या 4 अरब ही ले पाएंगे, उसमें कुछ ऑयल फाइनेंसिंग की मद में भी आने, ये प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाने हैं। सलमान 8.7 बिलियन डॉलर्स पे चले गए थे, वो कम होके 7.6 बिलियन डॉलर्स पे आ गए हैं। वो इसी वजह से है सलमान कि ये सारी चीजें, ये प्लेजेस उस तरह नहीं आ रहे जो आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद आने चाहिए थे। सो लेट्स नाउ वर्क ऑन दिस आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कि ये फाइनेंसिंग जो है वो पूरी हो, ताकि पाकिस्तान का रिस्क कम हो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका, आप माशी उम्र के माहिर हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मुल्क में इंतखाब होने जा रहे हैं अगले साल, और उस इंतखाब से पहले अब जो माहौल है वो आहिस्ता आहिस्ता बनता दिखाई दे रहा है, और जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो भी अब, अगर लड़ना है तो वो भी अब मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए हैं, और उस्मान डार साहब के बाद जो हैं वो सदाकत अब्बासी साहब भी अब मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही कहा है कि जी उनका मुखालिफ कैद में हो, जेल में हो, और उसके ख़िलाफ़ वो जलसा कर रहे हों तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, और एक रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब ये सवाल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये सवाल हो गया, और इस पर उन्होंने कुछ शकूक व शुबहात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ वापस आ रहे होते तो मुल्क भर में वॉल चॉकिंग हो रही होती। तो ये अगर जो मगर है वो क्यों हुआ है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ बातें की हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने अफ़गान महाजरीन को लेके कुछ अपने जो हैं वो बयानात दिए हैं। अफ़गान महाजरीन को 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो फिर कार्रवाइयाँ होंगी, और इस सिलसिले में कुछ जो ANP के रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी बयानात सामने आए हैं। एमल वली खान साहब क्या कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें आज ख़ास तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं अख्वंज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम करते हैं सर आपको। और जाहिद खान साहब जो कि ANP के सीनियर रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद गुल साहब भी मुस्लिम लीग नून के साबिक MP हमें ज्वाइन करेंगे। जाहिद खान साहब सर मैं ज़रा पहले आपकी तरफ आता हूँ। एमल वली खान साहब का सर में एक बयान जो है जो कि उन्होंने एक ख़िताब में अपने दिया है, उन्होंने कहा कि जी एक तो अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने का जो फ़ैसला है वो आसान नहीं है, और ये जो निगरान हुकूमत है ये कम से कम इसका काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अफ़गान महाजरीन को यहाँ ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है तो फिर जो महाजरीन कश्मीर से आए या हिंदुस्तान से आए उन्हें भी वापस भेजा जाए, उन्हें भी कोई हक़ नहीं है। आप सर पहले तो बताएं इस बयान को सेकंड करते हैं? देखिए बिल्कुल हमारे जो उसने बयान दिया वो बिल्कुल सही दिया है। अच्छा। देखिए जी अजीब सी बात है कि एक दफ़ा पहले भी यही हुआ था कि इमरान खान ने ऐलान किया था, और जो लोग कैंपों में रहते थे उन बेचारों ने, किसी ने गाय बेची, किसी ने अपनी बीवी की जेवर बेची और पुलिस के देते रहा। ये तो अभी पुलिस वाला मामला गर्म हो गया। आपको पता है कि जो पुलिस को पैसे दे देगा उसको रुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये जो लोग ये चार्टर्ड यूनिट चार्टर के अंदर हमारे पास मुल्क में आए हैं। हमने अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क किया था, हमने अफगानिस्तान में जिहाद के नारे लगा के इन लोगों को वहां से बेघर किया गया था। और जो इमरान खान ने कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए अब पाकिस्तान में ईरानियन है जो गैर कानूनी है, आपकी इराकी है जो गैर कानूनी है, बांग्लादेशी है जो गैर कानूनी है, हिंदुस्तान की है तो जो गैर कानूनी है। अगर आप उसको हाथ नहीं लगाते और उसको दोनों को पकड़ आगे भेज रहे तो इससे हालात खराब होंगे। और जो आपके हमसाया ममालिक जिसमें आपकी अपने लोग बैठे हुए हुक्मरानी कर रहे, आपको पहले चाहिए थे उनसे बात करते, क्योंकि उनको तो आपने जब जाके कब्जा किया काबल में तो मिठाई हमने तकसीम इधर किए और इमरान खान कहता था कि ये बयान दे देना कि जी जो हिंदुस्तान से महाजिर आए उनको भी वापस भेजा जाए, तो सर ये आपके ख्याल में दुरुस्त मवाजना है उन लोगों के साथ जो कि बानियाने पाकिस्तान या उनकी औलादें हैं, जिन्होंने अपना मुल्क हासिल किया, वतन बनाया और उसमें अपना जो खून है उसको भी शामिल किया, तो आप उनका मवाजना किससे कर रहे हैं? उन अफ़गान महाजरीन से जिनको चाहे ठीक है कि आप ये कहें कि ज़िया-उल-हक़ या
जो है वो ख़ास एक तबके की तरफ से जो है वो उनकी वजूहात की बिना पर जो है यहाँ पर उन्हें आना पड़ा। लेकिन सर ये भी तो जहन में रखें कि सिर्फ अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर ही से कितने केसेस सामने आए हैं। अभी वज़ीर दाखिला ने क्या कहा कि 24 खुदकुश हमले हुए, इसमें से 14 जो हैं वो उसमें अफगानी मुलव्विस हैं। KP के अंदर सर कुछ 4000 के करीब जो वाक़यात हुए, यानी इस तरह के जिसमें जो है वो डकैतियाँ या ऐसे जो वाक़यात हैं उसमें अफगानी मुलव्विस हैं, तो आप उनका मुवाजना कर रहे हैं सर? देखिए, एक बात वाज़ेह है, एक तो हिंदुस्तान से हम उन लोगों की कि उसके बाद जो आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं, अभी तक आ रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोक रहे, उसको क्यों नहीं निकाल रहे? अभी ये बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि खुदकश हमले, तो खुदकश हमले तो आपके 40 साल से हो रहे, तो 40 साल से क्या अफगानी थे उसमें? आपके अपने लोग शरीक नहीं है जिसको आपने बनाया था? और आपने जिस वक्त आपकी जो दोस्त है जिसने काबल पे कब्जा किया ना, उस वक्त उसने सारी जेलें तोड़ दिया, और जो आपके TTP के लोग जिसको हम दुश्मन कहते थे, करज़ई साहब को, अशरफ गनी को, उसने उन लोगों को जेलों में डाला था। वो जो TTP के लोग थे, जो दाइश के लोग थे, जो अलकायदा के लोग थे, और वो छुड़ा दिया, वो आ गए, वो हमले करे, और फिर हम 2-2.5 साल से चीख रहे हैं कि जी आप लोगों ने माहिदा क्या है, माहिदा आवाम को नहीं पता, असम्बली को नहीं पता किसने किया। ये 40,000 लोग कौन लेके आके इधर आबाद किए थे? क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए कि ना आवाम से पूछे ना किसने उनको लाया? अभी हर अफगानी तो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, या हर आपके पाकिस्तानी में दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है। जो लोग दहशतगर्द है उनके खिलाफ तो एक्शन ले लें, लेकिन आप कहते कि नहीं, आप सारे चले जाए यहाँ से और दिन रात जो भी चीजें हैं वो बेच दे, तो क्या उनके साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? वो तो फिर भी आपके पाकिस्तान में जो UNO के चार्टर के नीचे आए हुए हैं, ये जो लोग जिसके हम बात कर रहे हैं उसका तो कोई साहब, लेकिन इसमें जो ये जो निगरान गवर्नमेंट है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी तो ये कोशिश है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लोग मुकीम हैं उनको वापस भेजा जाए। जाहिर सी बात है, जिसके पास वीजा है सर उसको कौन रोकता है? दुनिया में हम लोग जाते हैं तो वीजा ही लेके जाते हैं ना, वहां पर लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो रिहाइश आप इख्तियार कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो आप किसी भी मुल्क में स्लिप हो जाएं और रहना शुरू कर दें, वहां पे जायदादें खरीद लें। सर देखिए, एक तो जी आपके उनके पास जो केयर टेकर है उनके पास कोई ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये तो मुंतखब हुकूमत के पास इख्तियार होती है कि वो फैसला करे। ये तो इलेक्शन के लिए आए, इलेक्शन करे और घरों में जाके बैठ जाए। ये तो आके उन्हें तो अपनी पॉलिसीज बनाने शुरू कर दिया, उसने तो एक्शन अपने तख्तियां लगाने शुरू कर दिया। इनके पास इख्तियार किसने दिया? इनमें कोई इख्तियार इनके पास है नहीं। जहां तक आपने बात की है, तो जो अभी वहां पे इंकिलाब आया जिसके लिए आपने कहा था कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़े, वो जो बेचारे उस वक्त आए तो उनको भी वीजा दे दे। ये तो नहीं है ना कि आप कहते कि ये जो हमारे अपने हैं, जो आपने बेड और बेस्ट की बात की थी ना, तो उसको वो तो नुकसान है हो गया इस मुल्क के लिए। अच्छे और बुरे का तमीज तो आपने गलत किया था, इसलिए हम कहते थे कि जितने भी वो सारे बुरे हैं, कोई भी इसमें नहीं है। क्योंकि इधर अगर दहशतगर्दी करती तो वो भी गलत है, अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी तो वो भी गलत है। तो अगर आप बेड और गुड का आप एक और आप भी जो है एमल वली साहब की तरह यही समझते हैं कि जो फैसले हो रहे हैं निगरान हुकूमत के, वो ये निगरान हुकूमत नहीं कर रही, फैसले कहीं और हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जी, हमारे तो पॉलिसी होते हैं, हमारे कोई भी स्टेटमेंट देते हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट होते हैं, पार्टी की पॉलिसी होती है वो। इसमें हम समझते हैं कि कोई भी ये जो केयर टेकर इनके पास इख्तियार कहाँ से है कि जो फैसले कर रहे हैं? ठीक है सर, इनको जो इख्तियार इनके पास इख्तियार है, जाहिर साहब मैं जरा असरात मुरतब हो रहे। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। आपका ज़ाहिर एक पॉइंट आया है अखुनजादा चट्टान साहब। सर, जो आप लोग क्या इख्तियार देकर चले गए हैं, ऐसा क्या आप जो तरमीम करके चले गए हैं कि निगरान सेटअप जो है वो एक तरफ जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गानी हैं उनको भी वापस भेजने के लिए डेडलाइन दे रहा है, जो लोग इस वक्त मईशत को नुकसान पहुंचा रहे थे उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई कर रही है निगरान हुकूमत। वैसे तो ये एक तबके से पूछेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाहिद साहब जो है नाराज़ हो रहे हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये निगरान हुकूमत और मुंतखब हुकूमत की बात नहीं है। जाहिद साहब मुझसे बेहतर समझते हैं कि अफगान पॉलिसी है या कश्मीर पॉलिसी है, वो कभी मुंतखब हुकूमत के हाथों में नहीं रही है। चाहे कोई भी मुंतखब हुकूमत हो, अफगान पॉलिसी या कश्मीर पॉलिसी जहाँ से चलती है तो इस पे निगरान या मुंतखब हुकूमत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये कि हमारे एपेक्स कमेटी ने जो फैसला किया है वो सिर्फ अफगानियों के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में जो गैर कानूनी रिहाइश पजीर है, अगर कोई महाजर है, इनके पास महाजर का कार्ड है, इनके पास रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान के पास,
रजिस्टर्ड है कि ये बंदा फलाना तारीख को आया है और फलाना जगह पे रह रही है, तो उसको गैर कानूनी नहीं कहा जाता है। गैर कानूनी उसको कहा जाता है कि इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसके पास ना अफगानिस्तान का कोई दस्तावेज है, ना इसके पास पाकिस्तान का कोई दस्तावेज है, और ना इनका यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो कोई भी बाइज्जत रियासत और एक मुल्क अगर रियासत हो, बनाना रिपब्लिक नहीं हो, तो वो अपने मुल्क में किसी को ये इजाजत नहीं दे सकता है कि तुम बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आके और मेरे मुल्क में आप रिहाइश इख्तियार करें। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ममालिकों के लोग होंगे, लेकिन कभी हमने नहीं सुना है कि कभी दूसरे मुल्क का बंदा खुदकश हमले में शामिल हुआ है, या डकैती का गैंग बनाया है, या स्मगलिंग में मुलविस हुआ है, या कोई गैर कानूनी काम में मुलविस हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो अफगानिस्तान के भाई हैं, उजरती कत्ल से लेकर स्मगलिंग तक, और स्मगलिंग से लेकर डकैती तक, और डकैती से लेकर ये खुदकश हमलों तक इसमें शामिल है। तो अगर शामिल है तो जाहिर बात है कि इसमें ज्यादातर वही लोग शामिल होंगे जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में नहीं है। फिर इसका पता लगाना वो इंतहाई मुश्किल है। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान की जो अगर लीगल लोग भी यहाँ पे रह रही है, यानी जिसको एक महाजर का स्टेटस मिला है, उसको डॉक्यूमेंट्स मिला है, उसको भी बेचना चाहिए। ये तो इस वजह से यहाँ पे आए थे कि अफगानिस्तान में चूंकि अमन और अमान के हालात ठीक नहीं है, तो इस वजह से हमने वहां से हिजरत करके हम पाकिस्तान आए हैं। अब अफगानिस्तान में जब से अमारात इस्लामी का हुकूमत आया है, तो अफगानिस्तान में तो और कुछ नहीं हुआ है, न एजुकेशन है, न बिजनेस है, कुछ नहीं है। एक चीज वहां पे अफगान लोगों को जो अगर कोई फायदा मिला है तो वह ये है कि अफगानिस्तान में अमन आ चुका है। आप पाकिस्तान से ज्यादा अमन जो है वो अफगानिस्तान में है। तो अगर इस अफगानिस्तान में है तो फिर इनके रहने का क्या तुक बनता है? सर लेकिन इसमें एक इशू है ना अखमदजादा चढ़ान साहब, सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड कह लें, जाहिर सी बात है जरदारी साहब की बहुत अच्छी दोस्ती है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, वो भी इस पे ना लाएं। वो भी यही कह रहे हैं कि जी ये बैनुल-अक़वामी इदारे आए, देखें ये इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। ये सिर्फ जाहिद साहब नहीं कह रहे। और दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा है सर, UNHCR, उसने भी अब जो है वो पेशकश कर दी है कि खासकर ऐसे लोग जिनको अगर वापस भेजते हैं आप इस उजलत में, तो उनको उनकी जान को खतरा हो सकता है कि जो लोग जाहिर सी बात है यहाँ पर मौजूद थे, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? मैं आपके सवाल से पहले मैं इस पे आना चाहता था, फिर आपने बीच में सवाल चलें आप चलें, ठीक है। तो मैं यूनिस्टार को तो एक साइड पे रख दे, हम अपने मुल्क की पॉलिसी कोई गैर मुल्की इदारों के कहने पे तो नहीं बनाएंगे, ये तो हमारी पॉलिसी में मुदाखलत है। लेकिन मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने अफगानिस्तान के अवाम के बहुत मेजबानी की, हमने अफगानिस्तान के लिए और अफगानियों के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हालांकि हमारी वो कभी अच्छी न दोस्त बने ना अच्छी पड़ोसी बने, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप उसको भेजने का तरीका इस तरह का नहीं हो कि इससे मजीद नफरत ही बढ़े, इससे हमारे दरमियान और तलखियां पैदा हो। एक मुहज़्ज़ब तरीके से जिस तरह के खदशात का इजहार जाहिद खान साहब ने किया, मैं एग्री हूँ कि पुलिस जाके और लोगों को पकड़ पकड़ के और थाने भर भर के और इनसे पैसे ले लेके और उसको धक्के दे दे के और बॉर्डर के इस पार फेंक के, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की हुकूमतें बैठ जाए, UNHCR भी आके बैठ जाए। UNHCR अफगान महाजिरीन को जो रिलीफ हमारे मुल्क में दे रहे हैं, वो रिलीफ जाके अफगानिस्तान हुकूमत को दे दे, वहां पे इनके लिए कैंप कायम करे। पाकिस्तान अपनी तरफ से भी जो हम जो मदद कर सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, यानी इन भाइयों को वो बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क से निकाले। इसके लिए तरीकाकार और निकालने का तरीका ऐसा नहीं हो कि वो गलत हो और इससे नफरतें बढ़े। ठीक है तो सर जरा अब मैं आपका एक पॉइंट आया, हमारे मुल्क में कोई गैर कानूनी तैयार करे, हम उसको पकड़े और इनसे पूछे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आया। मैं ज़रा वहीद गुल साहब की तरफ रखूँ। वहीद साहब, सर ज़ाहिर है माजी में ये कहा गया कि जी हुकूमतें जो हैं वो रजीम चेंज के तहत बदली गई, मदाखलत हुई, तो सर अब अगर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जैसे UNHCR, अगर वो हमारी जो इंटरनल एक पॉलिसी है जिसको हम बना रहे हैं या चला रहे हैं, उसमें अगर वो ये कहता है कि नहीं जी आप ये ना करें वो ना, इसको आप
मदाखलत नहीं समझते? क्योंकि इल्ज़ाम तो ये लग रहा है कि जी शायद इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है इस तरह उजलत में जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है, अफगानियों को खासकर। वहीद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि हम तीनों जो है वो पठान हैं और यकीनी तौर के ऊपर जो है वो अफगानियों के जो रूट्स हैं वो हमेशा से खास तौर पर के जो लोग रहने वाले हैं उनके साथ उनके दिराना ताल्लुकात, खानदानी रस्म रवाज और कारोबार जो है वो खास तौर के ऊपर जो है वो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जाहिद खान साहब ने बात की, अखुंजादा साहब ने बात की, यकीनी तौर के ऊपर हमें दुख और तकलीफ अपना अफगान अवाम के साथ बिल्कुल हम एक हमदर्दी खास रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है, और चूंकि हम पश्तो को समझते हैं और मुझसे जाहिद खान साहब और खुनजादा साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि यानी उनके जो वजीर दिफा तक हैं वो जाकर अपनी सब्जी मंडियों के जब वो दौरे करते हैं और वहां वो जब पाकिस्तानी फ्रूट को देखते हैं तो ऐसे जैसे उनकी आंखों के अंदर खून उतर आता है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो फ्रूट है वो पाकिस्तान से जो है वो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की बातें क्या एक इतने जिम्मेदार ओहदों के ऊपर जो वहां के वजीर हैं और जो खास तौर पर हुकूमत के लोग हैं उनको ये बातें जेब देती हैं? हमारा एक उनके साथ एक खून का रिश्ता है, एक हमसायागिरी का रिश्ता है। हमें दुख और अफसोस होता है कि जब वो हिंदुस्तान की जुबान के अंदर जो है वो जब वो बात करते हैं, हमें तकलीफ होती है कि जब वो बॉर्डर पार से जब उनकी तरफ से फायरिंग होती है, चले हम मानते हैं कि उनकी तरफ से, उनकी अफवाज की तरफ से नहीं होती, फिर वो कौन लोग हैं? और जब हम ये मुतालबा करते हैं कि जो दुश्मन पाकिस्तान का है वो तालिबान का भी दुश्मन होना चाहिए, लेकिन इस तरह से अफसोस की बात है कि आज तक उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं आया। जहां तक अफगानिस्तान के यहाँ के लोगों की बात है, मैं आपको पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी से कहता हूं कि यहाँ की आवाम बिल्कुल उनसे नफरत नहीं करती। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब यहाँ पर अफगानी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो लोग खाने के टाइम पर उनको खाना खिलाते हैं, चाय के टाइम के ऊपर चाय पिलाते हैं उनको, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ पर। वहीद साहब ठीक है, आपका पॉइंट आया। अखुनजादा चट्टान साहब, सर आपने बात सुनी। हमने माजी में देखा कि जब ज़ाहिर है बहुत इल्ज़ामात लगते हैं, हम जिक्र कर रहा हूँ मैं मुत्तहिदा बानी का, वो हिंदुस्तान गए, वहाँ जाके उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ से आबा अजदाद होते हैं आप ख़ुद को जोड़ते हैं, उनसे गिले शिकवे भी किए कि जी ये हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है। अगर वो गलत है तो सर फिर आज जो एमल वली खान साहब या जो दीगर लोग जो कि अपने आप को जोड़ रहे हैं यानी कि अफ़गानों से या अफ़गानियों से, तो ये सर दुरुस्त है जिस पे वहीद साहब ने भी जो है वो भी पॉइंट आउट किया है कि इतनी उनको हमसे नफरत है, हम फिर भी उनको जो है वो सर पर और आंखों पर बिठा रहे हैं। देखिए जी, इनका जो गलत प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के बारे में, इसको हम खुद हमारे पाकिस्तान की तरफ से लोग इस पे स्टैंप लगाते हैं। तो अगर आपके घर से एक गलत प्रोपेगेंडे पे स्टैंप लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ठीक है। जाहिद खान साहब को पता है मेरा घर जो है बाजोड़ में है, अभी मैं बाजोड़ से आपके पास कर रहा हूँ, बिल्कुल बॉर्डर से मेरा घर 15 किलोमीटर पे है। सही। मेरा आधा कबीला पहाड़ की इस तरफ है, आधा हमारा इस तरफ है। हकीकत ये है कि नस्लन हम अफगानी है, मैं अफगान हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान है। जिस तरह पंजाब है, आप अमृतसर के इस तरफ भी पंजाब है, उस तरफ भी पंजाब है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। इस तरह आप सर के इलाके में जाए, इस तरफ भी सिंधी है, उस तरफ भी सिंधी है, लेकिन हकीकत ये है कि उस तरफ ये बहुत गलत प्रोपेगेंडा है कि अफगानिस्तान को हमने तबाह किया। हमने नहीं तबाह किया, ये इन लोगों का काम है। जाहिद खान साहब समझते, अमीर मोहम्मद के जमाने से लेकर और शाह शुजा के जमाने तक
इन लोगों ने यही ठीक काम सर, किया वक्त जरा कम है, अपने चले मुल्क सर, को गिला छोड़ा आपका भी आ गया, शिकवा जो है वो वहीद गुल साहब का भी आ गया। मैं जरा अब इसका मैं जवाब आखिरी बात सर, आखिरी बात मुझे लेने दे सलमान जाहिद साहब से, आखिरी वक्त बात खत्म हो जाएगा वरना फिर वो शिकवा करेंगे। मैं बिल्कुल 2 सेकंड में जी जी जी, मैं 2 सेकंड में खत्म करता हूँ। एक चीज का लिहाज रखना चाहिए कि बॉर्डर के इस पार और उस पार जो लोग रहते हैं उसको कोई राहदारी, कोई चीज देना चाहिए। इनकी रिश्तेदारियां हैं, पोतगियां हैं कि इस इलाके तक महदूद वो अपनी शादी और पोतगियों में आ सके। बाकी तो अपने मुल्क में कोई गैर कानूनी तौर पे रखने का दुनिया में कोई मुआवजा कौम जो है वो इजाजत। सर ठीक है, पॉइंट आ गया। जाहिद खान साहब, सर फाइनल कमेंट सर मैं आपसे लेना चाहूंगा। जी जी, देखिए एक बात है, आपने वीजे के बाद की ये 35 लाख लोगों को किसी ने वीजा नहीं दिया है। ये आपने यूएनओ के चार्टर के अंदर उसको आपने आने दिया था और ये लोग वीजे पे नहीं आए थे। आपने एक रजिस्ट्रेशन का वो बनाया था और ये सारा रजिस्टर है। अगर आपने इनको निकालना भी जो गैर कानूनी, जिसको आप गैर कानूनी हम तो नहीं समझते लेकिन आप गैर कानूनी समझते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन का मौका देते, उनको कहते कि ये आप अपने आप को रजिस्टर करवा दें। अगर वो रजिस्टर नहीं करते तो फिर वो कानूनी और गैर कानूनी बात आप ये कह रहे हैं सर, रजिस्ट्रेशन का उनको मौका ही नहीं दिया गया बिल्कुल, तो फिर वो उनको फिर जो है वो क्यों फिर निकाला क्यों जा रहा है? 31 तारीख क्यों डेडलाइन दी गई है? यही तो मैं देखे ना जी, अब आपने 31 तारीख किसके दिया है? 31 तारीख के खिलाफ चले जाए, क्यों चले जाए? पहले आप 31 तारीख उसको देते कि जी जिसने भी रजिस्टर करना है वो अपने आप को रजिस्टर करे, क्योंकि आपके ये भी आपने कहा ना कि वीजों पे आते, कोई वीजों पे नहीं आए। ये 35-40 लाख लोग वीजों पे आए हैं, इतना वीजा नहीं होते हैं। ये सारे वो लोग थे कि जब वहां पे अफगानिस्तान में वो शुरू हो गया, जो अभी समझे कि जिहाद या कुछ भी। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों मेहमानों का हमारे उधर है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।